नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम इतनी बड़ी यूनिट है कि इसके हर टॉपिक को उठा के पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो हम केवल मेन जो इसके टॉपिक हैं वो कवर करेंगे अपनी वीडियोस में। ये नर्वस सिस्टम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। अब जैसे कि बॉडी में अगर कोई चीज़ बीच में प्रेजेंट है तो उसको हम बोल देंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और अगर वो पेरीफेरी पे प्रेजेंट है तो उसको हम बोल देंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंटर में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, तो सेंटर में प्रेजेंट है ब्रेन और स्पाइनल कोड। तो CNS में हम मेनली ब्रेन और स्पाइनल कोड को पढ़ते हैं। अब आ जाता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो जितनी भी इसमें से नर्व निकल रही होंगी वो हमारी बनाती हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल सिस्टम का काम क्या है कि जो भी स्टिमुलस उसे यहाँ मिल रहा है वो ब्रेन तक लेकर जाना, और जो ब्रेन कमांड दे देगा उसको फिर ब्रेन से वापस बाहर लेकर आना। तो ये क्या करेगा, जो चीज़ लेकर ऊपर जाएगी उसको हम बोलते हैं सेंसरी या एफरेंट। जैसे यहाँ कोई स्टिमुलस मिला, ये स्टिमुलस को ये ऊपर लेके ब्रेन तक गया, तो ये जो नर्व हो गई ये हो गई सेंसरी या एफरेंट। और जो यहाँ पे कमांड इसको मिली कि कोई काम है, उसकी कमांड थी, तो जो वो ब्रेन से लेके इफेक्टर ऑर्गन तक ले जाएगा उसको हम बोलते हैं मोटर या इफरेंट। अब यहीं से अगर आपको मैं बेसिक आइडिया दूं तो जो ये चीज़ ऊपर लेकर जा रही है इसी को हम बोलते हैं, क्योंकि असेंडिंग है मतलब ऊपर जाना, नीचे से ऊपर जाना, तो इसी को हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट, मतलब यहीं होते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट। और जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं उनको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट। ये हम बहुत डिटेल में आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अब जो भी कमांड आई वो किस पे आएगी, इफेक्टर ऑर्गन पे। अब इफेक्टर ऑर्गन पे आने के बाद ये दो तरह की हो सकती है कमांड, या तो ये होगी सोमैटिक या ऑटोनोमिक। सोमैटिक का मतलब क्या, वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना, मतलब जो हमारी विल से हो सके। और दूसरा ऑटोनोमिक, मतलब जो हमारी विल से काम ना करे, जो एकदम इनवॉलेंट्री है, जैसे कि हार्ट हुआ, हमारे किडनी, GIT के जितने भी सिक्रीशन हुए, ये सब इनवॉलेंट्री हैं। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी एक अलग यूनिट है। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो तरह से काम करता है, या तो इसका पाथवे सिंपैथेटिक होगा या पैरासिम्पैथेटिक होगा। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है। जो बीच में प्रेजेंट है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो पेरीफेरी पे प्रेजेंट है वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। फिर पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को हमने पाथवे के हिसाब से, जो लेके गया वो सेंसरी, जो लेके बाहर आया वो मोटर, मतलब एफरेंट और इफरेंट। अब मोटर को भी दो तरह से इसके एक्शन हो सकते हैं, एक तो होगा सोमैटिक, दूसरा ऑटोनोमिक। सोमैटिक मतलब जो वॉलेंट्री काम में काम आए, और ऑटोनोमिक जो इनवॉलेंट्री काम कराए। ऑटोनोमिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम की सेल्स में। तो जैसा कि आप सब लोगों ने 12th 10th में पढ़ा होगा कि बेसिक चीज है ये तो, कि सेल्स दो तरह की होती हैं, एक होते हैं न्यूरॉन्स और एक होती है ग्लायल सेल्स। अब न्यूरॉन्स क्या होता है कि जो भी पाथवे बनाएगा वो होगा न्यूरॉन्स, और ग्लायल सेल्स क्या होती हैं, जो उस पाथवे को सपोर्ट करेगा, मतलब जितनी भी सपोर्टिंग सेल होंगी वो होंगी ग्लायल सेल्स। तो हमें इस केस में सपोर्टिंग सेल्स बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है। तो ये सपोर्टिंग सेल जो होंगी ये हमारी 4 to 10 टाइम्स होंगी किसके, न्यूरॉन्स के। अब ये सपोर्टिंग न्यूरॉन का डायग्राम आप सबको पता ही है कि अगर इसमें न्यूरॉन का बेसिक हम डायग्राम बनाने जाएं तो कुछ ऐसा होगा। तो ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, डेंड्राइट्स। ये क्या है, सोमा, मतलब इसको बोलते हैं सोमैटिक बॉडी। ये क्या है, एक्सोन। और ये पीछे क्या आ गए, साइनेप्टिक क्लेफ्ट वगैरह, जितने भी जो यहाँ पे चीजें होंगी जो आगे साइनेप्स बनाएंगी। अब न्यूरॉन्स क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही बनते हैं, पर ग्लायल सेल्स का क्या है, ये बनते तो CNS के बाहर हैं, पर ये माइग्रेट करके CNS के अंदर आ जाते हैं। अब ग्लायल सेल्स दो तरह की होती हैं, एक होता है माइक्रोग्लायल और एक होता है मैक्रोग्लाया। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मैक्रो मतलब होता है बड़ा, माइक्रो मतलब होता है छोटा। तो मैक्रो में दो सेल्स आती है मेनली, कौन कौन सी, पहली है एस्ट्रोसाइट और दूसरी है ओलिगोडेंड्रोसाइट।
अब एस्ट्रोसाइट में स्टार जैसा कुछ प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। स्टार का मतलब ये स्टार शेपेड बॉडी होती है। इसका मेन काम होता है ब्लड ब्रेन बैरियर बनाना, मतलब ब्रेन में क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा ये कंट्रोल कौन करेगा, एस्ट्रोसाइट। अब ये किस में इन्वॉल्व होती है, ये न्यूरोट्रांसमीटर, अभी हम आगे पढ़ेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर उसके अपटेक और रीडिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करती है। दूसरी सेल्स होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का काम होता है कि जो यहाँ पे एक्सोन है, यहाँ माइलिन होती है, तो उस माइलिन का फॉर्मेशन कराता है कौन, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब आते हैं माइक्रोग्लाया पे। माइक्रोग्लाया कौन सी होती है, स्कैवेंजर सेल, मतलब कोई भी सेल अगर खराब हो गई तो उसको फेगोसाइटोसिस करके ये हटा देता है। अब हम बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की। तो जैसा कि आपको पता है किसी चीज को या तो हमें एक्साइट करना होता है या उसे इनहिबिट करना होता है। तो जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो कौन कौन से हैं, एसिटाइल कोलिन, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट। अब ये कैसे काम करते हैं कि जो भी, जैसे यहां से ये मैंने अगर कोई साइनेप्स का डायग्राम बनाऊं, अब साइनेप्स क्या होता है वो भी अभी आगे देखेंगे। तो ये हो गया प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और ये हो गया पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे चैनल प्रेजेंट होते हैं, तो ये सोडियम और कैल्शियम चैनल को यहां पर ओपन कर देता है, जिसकी वजह से एक्साइट हो जाता है। दूसरा क्या है कि कोई सिग्नल आ रहा है, हमें इनहिबिट करना है। अब इनहिबिट करने के लिए दो न्यूरोट्रांसमीटर यूज होते हैं। पहला है ग्लाइसिन, जो कहां प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड में, और दूसरा होता है गाबा, जो कहां मेनली प्रेजेंट होता है, ब्रेन में। अब ये कैसे काम करता है, वही ये मैंने साइनेप्स का डायग्राम बनाया अगर, तो ये क्या करेगा, पोटेशियम और क्लोरीन का चैनल खुलवा देगा। अब दोनों ही ये कैसे हैं, इनहिबिटरी हैं, तो यहां पे जो भी रिस्पॉन्स आ रहा होगा वो इनहिबिट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं साइनेप्स की। तो साइनेप्स होता क्या है, ये एक जंक्शनल रीजन है दो न्यूरॉन के बीच में, मतलब एक न्यूरॉन अगर इसे मानूं और एक न्यूरॉन इसे मानूं, तो ये एक जंक्शन है दोनों न्यूरॉन्स के बीच का। अब ये दो तरह के होते हैं, पहला होता है इलेक्ट्रिकल, दूसरा होता है केमिकल। अब इलेक्ट्रिकल जो है वो केमिकल से कैसे डिफर करता है ये देखते हैं। अब मान लीजिए कोई स्टिमुलस आया यहां से, तो इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, वो स्टिमुलस गैप जंक्शन के थ्रू ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में ट्रांसफर हो जाता है। तो डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है कहां से कहां पे, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, किसके थ्रू, गैप जंक्शन के थ्रू। जबकि केमिकल में क्या होता है कि यहां पर ये क्या प्रेजेंट है, साइनेप्टिक वेसाइकल। अब इनमें क्या भरा रहता है, ये क्या एक तरह की थैली है जिसमें अभी जो न्यूरोट्रांसमीटर हमने पढ़े थे वो भरे रहते हैं। तो ये थैली में न्यूरोट्रांसमीटर भरा है। अब इसमें क्या होगा कि कोई भी स्टिमुलस आया तो ये क्या करेगा, इस थैली को पास में लेके आएगा। अब साइनेप्स की जैसे ही ये थैली पास आएगी तो ये बस्ट हो जाएगी, इसमें से निकलेगा न्यूरोट्रांसमीटर, जो किस पे काम करेगा, यहां पे प्रेजेंट आयन चैनल्स पे। तो ये बेसिकली किस पे काम करता है, आयन चैनल्स पे, और ये डायरेक्ट ट्रांसफर कर देता है गैप जंक्शंस के थ्रू। तो अब जैसा कि इससे पता चल रहा है कि अगर डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहा है तो ये फास्टर होगा, और ये क्योंकि टाइम लेगा, क्योंकि इसमें थैली आएगी, फिर फटेगी, फिर न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, फिर ये एक्टिवेट होंगे, तब जाके स्टिमुलस आएगा। तो ये यूजुअली स्लोअर है। अब इलेक्ट्रिकल कैसा होता है, बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि एक टाइम में दोनों डायरेक्शन में काम कर सकता है। मतलब अगर इधर से सिग्नल आ गया तो इधर भेज देगा, और इधर से सिग्नल आ गया तो इधर भेज देगा, मतलब बाय डायरेक्शनल है, एक ही टाइम में दोनों तरफ डायरेक्शन में सिग्नल भेज सकता है। जबकि केमिकल का क्या होता है कि एक टाइम में सिर्फ एक ही जगह भेजेगा। अब बात करते हैं कि ये मिलते कहां कहां हैं। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो हैं वो दो ही जगह फाउंड होते हैं, या तो हार्ट में या रेटिना में। जबकि केमिकल साइनेप्स जो हैं वो बहुत ज्यादातर जगह पे मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूरल जंक्शन में केमिकल साइनेप्सिस ही मिलते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल साइनेप्स और साइनेप्स की प्रॉपर्टीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट में ये जरूर बताएं कि अगर कोई सजेशन है या फिर वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।